नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएस न्यूज में। हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और बात करें मैंगो फेस्टिवल की, जो कि पटना में आयोजित की गई। कृषि विभाग की तरफ से पटना में आम उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 140 से अधिक किस्मों के आम की प्रदर्शनी लगाई गई। समूचे बिहार से आए रसीले आम इन दिनों पटना में आयोजित आम उत्सव में लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने 3 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए कहा कि आमों की पैदावार बिहार में बेहतर हो रही है और इसे बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आम की अच्छी पैदावार होने से किसानों को काफी फायदा होता है। वही बोला है नवंबर में। कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय के द्वारा आम उत्सव का आयोजन किया गया है। यह तीसरी बार किया गया है। इसमें 303 किसान भाग ले रहे हैं और 15 जिले के जहाँ काफ़ी मात्रा में विभिन्न तरह के आमों का उत्पादन होता है, उसमें जर्दालू आम है, दीघा मालदा है, आपका सिपिया है, बिज्जू आम जाकर के ऐसे लगभग इरविन वैरायटी यह सब मिलाकर लगभग 125 वैरायटी के आम जो बिहार में तैयार हो रहे हैं, इसको बेहतर प्रमोट करने के लिए और तीसरी बार आयोजन किया गया है। इसमें काफ़ी संख्या में बाहर के भी लोग आ रहे हैं और बिहार के विभिन्न जिलों से किसान भाई बहन आए जा करते हैं। इसमें हम लोगों ने तय किया है क्वालिटी के आधार पर। इसमें प्रतियोगिता भी रखा गया था और प्राइज जब फर्स्ट सेकंड थर्ड जाते देखो, जहाँ राज्य के अन्नदाता किसान भाई बहनों को विभाग के द्वारा प्राइज इनाम भी दिया जाएगा और दूसरी तरफ जो राज्य के हमारे भविष्य बच्चे हैं यहाँ पर आम खाओ 2 मिनट के अंदर में आम खाने में पहले खा लेगा, उनके भी इनाम की व्यवस्था की जा रही है। एक अच्छा पहल है उद्यान निदेशालय का और निश्चित तौर पर आने वाले समय में कृषि हमारे जो आम के उत्पादक हैं जाकर किसान जाकर के उनका उत्साहवर्धन होगा जाकर के और बिहार में जो इतने बड़े पैमाने पर विभिन्न वैरायटी के जो आम का पैदावार हो रहा है, ताकि दुनिया के लोग भी जानेंगे कि बिहार में किस प्रकार की वैरायटी हो रहे हैं, ताकि किसान भाइयों को आने वाले समय में बेहतर बाजार मिलेगा। 6 जुलाई से भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान चलाएगी। इसके लिए पटना में एक बैठक आयोजित की गई। भारतीय जनता पार्टी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सदस्यता अभियान 6 जुलाई से चलाया जाएगा, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सह गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, नंद किशोर यादव, संगठन महामंत्री नागेंद्र जी सहित विधायक और विधान पार्षद मौजूद थे। बैठक शुरू होने से पहले मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से हुई बच्चों की मौत पर 2 मिनट का मौन रखा गया। फॉक्सलैंड संस्थान के निदेशक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। फॉक्सलैंड संस्थान के फाउंडर निदेशक सारण्या ने एक संवाददाता सम्मेलन किया। इस संवाददाता सम्मेलन में निदेशक ने कहा कि हम बिहार में नए प्रतिभा की खोज में निकले हैं। आज बिहार हो या कोई अन्य राज्य, लोग अपनी प्रतिभा को किसी कारण से जनता के बीच नहीं दिखा पाते हैं। हम उस प्रतिभा को सामने लाएंगे। इसका कारण या तो अच्छा होता है या प्लेटफॉर्म नहीं मिलना, गरीबी या पैसे की कमी। इस सब को दरकिनार करते हुए प्रतिभाओं को सामने लाया जाएगा। की हालत में इसलिए जी रहे हैं क्योंकि उन्हें कभी मौका नहीं मिला अपने इस कला को बाहर प्रस्तुत करने का। आप देखें तो कितने सारे नए नए गाने आते हैं जो गांव के बच्चे लिखते हैं, उन्हें बहुत कम मात्रा में किसी बड़े प्रोड्यूसर को बेच देते हैं, जिनको जाके बम्बई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में बहुत ही ज्यादा हाई मार्केट वैल्यू में बेचा जाता है। तो इन्हीं सब लोगों के लिए, इस मिडिल मैन कैटेगरी को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए और गाँव के बच्चों के टैलेंट को बाहर ले जाने के लिए हमने फॉक्सलैंड पब्लिकेशंस खोला है और इसी तरह के हमें उम्मीद है कि हम आगे भी ऐसा ही काम करते रहें। अपना नाम और परिचय बता दिए। मेरा नाम शारण्या है और मैं 3rd ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ। मैं बिहार का ही हूँ, मेरी पढ़ाई लिखाई यहीं से हुई है और मैं अपना लॉ फर्दर कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं फॉक्सलैंड का फाउंडर एंड डायरेक्टर। मैं अमित आनंद HOD का मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हेड हूँ। मैं बोलना चाहूँगा कि जितने भी लेखक हैं, जितने भी आने वाले लेखक जो सोच रहे हैं कि हम बन जाएंगे, जिनके भी दिमाग में हिचकिचाहट आ रही है कि वो बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपके दिमाग में कुछ भी ऐसी कहानियाँ हैं कि आप ये कर सकते हैं, तो बस आप उसी टाइम लेखक बन चुके हैं। आपको बस इतना ही करना है कि आपको हमारे पास आना है, हमसे संपर्क करना है। जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन आप जैसे भी कंफर्टेबल है आप वैसे कीजिए और हम आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। और खासकर मैं उन युवाओं से कहना चाहता हूँ कि
जिनके भी दिमाग में वो सोसाइटी के प्रति वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका मिला है। हमारे फॉक्सलैंड से आप जुड़े, हमें आप कांटेक्ट करें, हम आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म देंगे और आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा कि ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स निकलेंगे हमारे बिहार से और देश के कई कोनों से। मैं बोलना चाहूँगा कि आप हमसे कांटेक्ट करें अच्छे से, हमारी टीम है बहुत अच्छे से मैनेज करती है, आपको किसी भी चीज़ की परेशानियाँ नहीं होंगी और आने वाले टाइम पे ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स निकलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे सिर्फ बच्चे, सिर्फ यंगस्टर्स नहीं, बच्चे बूढ़े, ऐसे बहुत सारे हमारे पास प्रोजेक्ट आ चुके हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे बड़े कॉलेजों से प्रोफेसर हैं। एक अभी बच्ची का प्रोजेक्ट आया है, वो अपने मम्मा पे कुछ लिखना चाहती है। सारे एज के, कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। हमारे खुद के पैनल में इतने अच्छे अच्छे काबिल स्टूडेंट्स हैं जो जुड़े हुए हैं, वो आपके काम को और बेहतर निखारेंगे और आने वाले समय में आपको बहुत एक अच्छा लेखक मिलेंगे, कवियाँ मिलेंगी और बहुत सारे ऐसे स्टोरीज मिलेंगे जो सोसाइटी को बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेंगे। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा था जो अब अपराधी भागते नजर आएंगे, पटना में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की कई बातें चरितार्थ हो रही है। राजधानी पटना में अपराधी भागते और पुलिस खदेड़ती हुई नजर आई। पिछले दिनों बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कड़े शब्दों में कहा था कि अपराधी भागते और पुलिस खदेड़ते नजर आनी चाहिए। पटना के दीघा थाना अंतर्गत जेपी सेतु पुल पर यह वाकया चरितार्थ हुआ। पटना में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप से करोड़ों रुपए के जेवरात की लूट हुई थी, जिसकी जांच पटना पुलिस कर रही थी। इसी क्रम में पटना सेंट्रल एसपी प्राणतोष दास पटना के जेपी सेतु पुल पर जांच करने पहुंचे। तभी उन्होंने देखा जो एक स्कॉर्पियो जिसका शीशा पूरी तरह से काला है, उसमें बैठे लोग संदिग्ध लग रहे थे। सिटी एसपी ने उन्हें रोकने का इशारा किया। फिर क्या था, अपराधी गाड़ी में सवार थे। उन लोगों ने पुलिस को देखकर भागना शुरू किया, परंतु पुलिस ने भी पीछा नहीं छोड़ा, खदेड़ना शुरू कर दिया। अपराधी अपने स्कॉर्पियो लेकर भाग रहे थे। सिटी एसपी प्रांतोष दास अपने बॉस के साथ क्यूआरटी की टीम और दीघा थाना अध्यक्ष पूरी टीम के साथ उन अपराधियों का पीछा कर रहे थे। वहीं इन सारे मामलों पर प्रकाश डालते हुए सिटी एसपी मध्य प्रांतोष दास ने बताया कि दीघा में जो घटना हुई थी, गहने लूटने की घटना के सत्यापन की पुष्टि के लिए मैं चेकिंग पर निकला था। चेकिंग के दौरान ही मैं दीघा पहुंचा, जहां मैंने 2 स्कॉर्पियो गाड़ी देखी। दोनों ही गाड़ियों में ब्लैक शीशे लगे हुए थे, जिसमें से एक शीशा बंद था और दूसरे का शीशा खुला हुआ था। पीछे वाली गाड़ी में 5 आदमी थे, जबकि आगे वाली गाड़ी का शीशा बंद था। मुझे कुछ शक हुआ और रुकने का इशारा किया, लेकिन वो लोग भागने लगे, जिसके कारण पीछा करना पड़ा। पीछा करने के दौरान भागते हुए गाड़ी के टायर पर गोली भी चलाई गई, लेकिन वो गोली निशाने से चूक गई। आज जो घटना हुई थी ज्वेलरी लूट वाली डकैती कहने, तो इसी के क्रम में मैं चेकिंग और सत्यापन और में पूरे पटना में चेकिंग सत्यापन चाहिए, तो मैं चेक करते करते दीघा पहुंचा और दीघा के आगे पुल जो है वहाँ पर पहुंचा तो मुझे 2 गाड़ी मिली। स्कॉर्पियो थी, दोनों में ब्लैक शीशे थे, एक का बंद था और एक का शीशा खुला। पीछे वाले में 5 आदमी थे, आगे वाला का शीशा पूरा अंदर से बंद था। मुझे कुछ शक पैदा हुआ। जस्ट दीघा से, पटना से छपरा जाने वाला दीघा जेपी सेतु पर, जेपी सेतु से लगभग मुझे लगता है 100-200 मीटर। मेरे साथ एसएचओ दीघा भी थे और मेरा स्क्वाड भी था। जो आगे वाली गाड़ी थी, मैंने कहा इसको रोको, तो ये ब्लैक शीशा क्यों है, क्या है, बस इतनी ही बात। लेकिन मुझे कुछ सस्पिशियस नजर आया। मैंने उसको, वो भागना चाहा, मैंने आगे चल के उसको घेरा। इन द मीन टाइम घेरा, मेरे बगल से मेरा स्क्वाड भी आ गया। मैंने पीछे मुड़ के देखा कि जो दूसरी स्कॉर्पियो थी, वो देख रहे कि मुड़ के वापस पटना की ओर भाग रहे। तो मैंने कहा इसको पकड़ो, और मैं अपनी गाड़ी बुला के चेस की, और उसके बाद चेस शुरू हुआ। और रास्ते में जो क्यूआरटी की मोबाइल थी वो भी उसके पीछे लगी, हम लोग भी लगे, और वहां से वो, मतलब भगवान का शुक्र है कि कोई एक्सीडेंट, कोई घटना नहीं हुई। और वो फिर घुड़दौड़ रोड में भागने। जब क्रिमिनल इस तरीके से भागने लगा तो फिर मैंने कहा कि उसके टायर पे गोली मारो। तो एक फायरिंग की गई, लेकिन वो गाड़ी नहीं रुकी। लेकिन बहुत सारी गाड़ियां आ रही थी, लोग भी आ रहे थे, ऐसी गाड़ियां भी हम नहीं चला सकते थे। तो एक राउंड पुलिस के द्वारा फायरिंग हुई, क्रिमिनल के द्वारा कोई, लेकिन वो बेतहासा भागा। और लगभग उसके बाद वो राजीव नगर के ब्रिटिश रोड में हुआ। करीब लगता आधे घंटे तक बहुत ही हॉट चीज हुआ। और जो हमारा स्क्वाड था और जो थानेदार थे वो उसको पकड़ने में चले गए।
जिप्सी शायद मेरी थोड़ी पुरानी थी, तो स्कॉर्पियो अगर 110 100 पे था तो जिप्सी 90 से ऊपर नहीं जा पा रही थी, थोड़ा गैप हो रहा था। लेकिन मुझे श्योर था कि दीघा थाने की तो जिप्सी नहीं है, पकड़ा जाएगा, वो तो श्योर शॉट है, छपरा तक भी जाएगा तो वो मारा जाएगा। इधर मैं था, लेकिन जब आधे घंटे की चीज के बाद रोड नंबर 24 राजीव नगर के ढेर सारे रोड में क्रॉस करते हुए, लोगों को बचाते हुए, कि मेरा जो क्यूआरटी का जवान, उन्होंने बहुत अच्छा किया। जो क्यूआरटी के जवान थे वो गाड़ी से लटक गए, लेकिन उसको घसीटते हुआ उसकी मोटरसाइकिल गिर गई। बाद में 24 नंबर रोड के पास वो दिखा कि अब हम घिर जाएंगे, नहीं बचेंगे, वो गाड़ी छोड़ के और कूद के फायरिंग करते हुए भाग गया। वहां पर बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत सारे लोग थे, हम फायरिंग करने की स्थिति में नहीं थे क्योंकि किसी पब्लिक को कर सकती थी। तो बस एक राउंड क्रिमिनल्स की फायर और एक राउंड पुलिस की फायर। अब घटना तो वहाँ जेपी सेतु से गाड़ी वहाँ चेक हो रहा था, वहाँ से गाड़ी भागा, उसके बाद पुलिस पीछा करते हुए यहाँ तक आई। यहाँ बाजार में भीड़ भाड़ काफ़ी था, इसलिए अपराधी 4-5 उतर करके भीड़ का फायदा उठा। गोली भी चलने की भी सूचना है, कुछ लोग गोली भी लगा, गोली सूचना पब्लिक के द्वारा सुन रहे हैं, लेकिन हमको स्पष्ट मालूम नहीं गोली कहाँ पर चली। पब्लिक बता के गोली चली। अरे ये गाड़ी कहाँ से पीछा करते हुए आ रही थी? जेपी सेतु मुठभेड़ भी, पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ भी हुई है, इसके संबंध में नहीं। कितने की संख्या में कुछ मालूम? बताया 4-5 की संख्या, 4-5 की संख्या में अपराधी थे। तो क्या भी बरामद क्या जब्त किया आप लोग यहाँ पर? अभी उसमें तो गाड़ी से कुछ बरामद नहीं हुआ, मात्र 2 को टॉर्च कर स्कॉर्पियो गाड़ी है। बेगूसराय में सड़क दुर्घटना में घायल हुए युवक की मौत पर जमकर बवाल हुआ। बेगूसराय में सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल किया। घटना नगर थाना क्षेत्र के लोहिया नगर झोपड़पट्टी के नजदीक की है। लोहिया नगर झोपड़पट्टी निवासी मोहम्मद कुर्बान कचरा चुनने के लिए सड़क किनारे आया। बेगूसराय से खगड़िया की ओर जा रही ट्रक ने उसे रौंद दिया। आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर बेहतर इलाज के लिए उसको पटना रेफर कर चुके थे, लेकिन पटना ले जाने के बजाय परिजनों ने उसे बेगूसराय के ही एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान मोहम्मद कुर्बान की मौत हो गई। उसके बाद परिजनों ने नर्सिंग होम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर रोड़ेबाजी की और तोड़फोड़ किया। शीशा टूटा हुआ है सामने में। यहाँ पर सदर अस्पताल ले गए इसको एक्सीडेंट होने के बाद, वहाँ रेफर कर दिया पटना। वो पटना जो रेफर किया तो एम्बुलेंस वाले को बोले भैया हमको पटना पहुँचा दीजिए। तो बोला पटना जाने तक नहीं, मर जाएगा। अब जो है प्राइवेट डॉक्टर है, आप वहाँ ले चलते हैं, हम चलिए। तो हम लोग बोले चल भैया ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। यहाँ लेके आए, 20,000 रुपया ले लिया हमसे। 20,000 रुपया लेके उसके बाद आधा घंटा के बाद कहता है ले जाइए, हमसे नहीं समझेगा। हाँ, और जब अभी ऊपर से लेके नीचे उतरा है तो हम इसको देख रहे हैं कि नरी उरी कुछ नहीं चल रहा। तब हम बोले कि ना यहाँ आप जिंदा नहीं है, अब मेरा भाई कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेंगे, यहीं काम करेंगे। जब तक डीएमएसपी नहीं आएगा तब तक इसका संविधान नहीं होगा। सुपौल में किसान चौपाल लगाकर किसानों को योजनाओं की जानकारी दी गई। मरौना प्रखंड के गनौरा स्थित मध्य विद्यालय प्रांगण में आयोजित किसान चौपाल में किसानों के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे तमाम दूरगामी योजनाओं की जानकारी किसानों को दी गई। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन प्रखंड प्रमुख विद्या देवी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान मत्स्य अधिकारी के साथ किसान सलाहकार और क्षेत्र के अन्य सैकड़ों किसान शामिल हुए। किसान चौपाल में वक्ताओं ने सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए चलाए जा रहे तमाम योजनाओं की बारीकी से चर्चा की। किसानों की लागत कम हो और मुनाफा ज्यादा हो, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। इस चौपाल में मत्स्य पालन, पोखर निर्माण, बकरी पालन, मुर्गी पालन के अलावे प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, डीजल अनुदान के बारे में भी जानकारी दी गई। आप फोन करके अपना पूरा अंक का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कीजिएगा। किसान चौपाल का आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत किसानों को कृषि सलाहकार एवं वैज्ञानिक द्वारा कृषि संबंधित की जानकारी मिली। अधिकारी द्वारा बकरी पालन, मुर्गी पालन, अंडा पालन एवं मशरूम के बारे में भी जानकारी दी गई। सुपौल के एमबीआई अनिल कुमार लगातार सख्ती बरत रहे हैं। रविवार को भी वाहन चेकिंग की गई। सुपौल जिले में परिवहन विभाग कार्य को लेकर तत्पर दिख रहा है। रविवार को छुट्टी के दिन भी सुपौल के एमबीआई अनिल कुमार के द्वारा गाड़ियों की धरपकड़ की जा रही थी। इस दौरान ई रिक्शा और बाहर से आई हुई गाड़ियों की बारीकी से जाँच की जा रही थी।
विदाउट रजिस्ट्रेशन नंबर, विदाउट बिहार का परमिट के चलने वाली दिल्ली के बसों को भी चेक किया गया है, फाइन किया जा रहा है उस पर। और कुल मिलाकर यहाँ 5-7 ट्रैक्टर और ऑटो, टोटो, इलेक्ट्रिक गाड़ी को सीज किया गया है, जिसको फाइन के उपरांत छोड़ा जाएगा। सुपौल जिला में दिल्ली के लिए चलने वाली गाड़ियों को स्पेशल जांच किया जा रहा है और कार्रवाई भी की जा रही है उस पर। समस्तीपुर में सुधा मिल्क पार्लर से हुई लूट का 2 दिन में ही उद्भेदन किया गया। समस्तीपुर में 21 जून को ही सुधा मिल्क पार्लर लूट की पुलिस ने 2 दिन के अंदर ही उद्भेदन कर दिया, जिससे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक अपराधी रोशन कुमार झा को पकड़ा गया। तो उसने सारी घटना और शामिल लोगों के बारे में बता दिया। घटना के समय कुल 8 लोग शामिल थे, जिसमें 5 अपराधी जेल गए और 3 अभी तक बाहर है। छापेमारी चल रही है। अपराधियों ने 2.25 लाख रुपए की लूट की थी। इस घटना का सरगना प्रिंस मिश्रा है, जिसका मिश्रा सुधा मिल्क पार्लर थानेश्वर स्थान मंदिर के सामने है। उसी ने सारा सेटिंग किया था। सुधा मिल्क पार्लर जो बैंकर ये चलाते हैं DRT कॉलेज के पास, वहाँ पे लूट की घटना हुई है, जिसमें CCTV फुटेज भी आया था, जिसमें 5 अपराधकर्मी लूट की घटना को पिस्तौल के सहारे अंजाम दिए। इसके बाद विशेष टीम का गठन किया गया था SDPO के नेतृत्व में। इसके बाद लगातार छापेमारी और अन्य बिंदुओं का सूचना संकलन करते हुए हम लोगों ने एक अपराधकर्मी रोशन झा को पकड़ा है, जिसने लाइनर की भूमिका अदा की। इसके पास से लूट का 20,000 रुपये बरामद हुआ है। जो मोटरसाइकिल, जो CCTV फुटेज में अपाची मोटरसाइकिल दिख रहा है, वो भी हम पुलिस ने बरामद किया है। अन्य मोटरसाइकिल की पहचान कर ली गई है, जिसमें हाजीपुर जेल से एक मास्टरमाइंड है, उसने इस घटना को अंजाम दिया था, जिसको योजना बनाने में एक अन्य सुधा पार्लर चलाने वाला अपराधकर्मी है, उसके द्वारा प्रिंस मिश्रा के द्वारा इस पूरे घटना को योजना सहयोग लिया था। इस संबंध में मुफस्सिल थाना कांड संख्या 283/19 दर्ज कर लिया गया है 395 में। इस तरह से एक अपराधकर्मी की गिरफ्तारी कर ली गई है। अन्य संलिप्त अपराधकर्मियों की पहचान कर ली गई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगातार छापेमारी। चमकी बुखार में राज्य सरकार की विफलता को लेकर छात्र राजद ने राजभवन में मार्च किया। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से सैकड़ों बच्चों की मृत्यु एवं लू लगने से सैकड़ों लोगों की मृत्यु की घटना के विरोध में राजद छात्र इकाई द्वारा राजभवन मार्च किया गया। राज्य सरकार द्वारा चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों एवं लू से पीड़ित व्यक्तियों को समय रहते समुचित व्यवस्था नहीं कराने के विरोध में छात्र राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष सृजन स्वराज के नेतृत्व में हजारों छात्र ने राजभवन मार्च किया, जहां आयकर गोलंबर के पास पुलिस ने सुरक्षा कारणों से मार्च को रोक दिया। वहां से एक शिष्टमंडल राजभवन गया और राज्यपाल से मिलकर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया गया। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में मनाई गई। उनके तस्वीर पर श्रद्धासुमन अर्पित कर लोगों ने उन्हें नमन किया। इस मौके पर बांकीपुर के विधायक नितिन नवीन, दीघा के विधायक संजीव प्रसाद चौरसिया एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष दिवेश कुमार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। इस अवसर पर वंदे मातरम के साथ सभी ने भाजपा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष दिवेश कुमार ने कहा कि बंगाल में जो ममता बनर्जी कर रही हैं वो एकदम गलत है। भाजपा इसका पुरजोर जवाब देने का काम करेगी। हमारी हमें बहुत खुशी है कि हमारी पार्टी मजबूती से इन दोनों मुद्दों में एक कड़ा टफ स्टैंड हम लोगों ने लिया है और धीरे धीरे हम उस जो हमारा जो स्टैंड है उसका एग्जीक्यूशन के लिए हम लोग धीरे धीरे निरंतर उस पर आगे बढ़ रहे हैं। बलिदान दिवस पे क्या पार्टी ये संकल्प लेगी कि धारा 370 हटेगा और 35 मैंने बताया वो तो हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा है की वैचारिक नींव, जिसकी वजह से हमारी पार्टी की एक अलग पहचान बनी। उन सिद्धांतों का, उन विचारधारा का नींव, उसकी नींव डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल ने रखी। एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अपने समय के सबसे बढ़िया वक्ता थे, पार्लियामेंटेरियन। उनके जो भाषण होते थे उसको जवाहरलाल नेहरू भी पूरे मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे और उनके भाषण सिर्फ ओरेटरी नहीं थी, रेटोरिक नहीं था, उसमें जो वैचारिक दृष्टि हमारा होता था उसको वो पुरजोर रखते थे और विरोधी भी उनके भाषण का लिवा मारते। तो ऐसे बहुमुखी प्रतिभा का 1953 में देहांत हुआ। आज हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन साथ ही संकल्प लेते हैं कि जिन
विचारधारा, जिस विचारधारा की नींव उन्होंने उस समय रखी थी, उसको हम आगे बढ़ाएंगे और भारत के एक एक घर में हम उसको पहुंचाएंगे। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की है। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद चुप्पी साधे बैठे उपेंद्र कुशवाहा अचानक बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर हमलावर हो गए। उपेंद्र कुशवाहा ने पहले जहां बिहार में बड़ा मोबाइल घोटाला होने का दावा किया था, वहीं कुशवाहा ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार के मुजफ्फरपुर में मासूमों की मौत रोकने की खानापूर्ति की जा रही है। छोटे छोटे मासूम बच्चों की जान जा रही है। आप ठीक से गौर करेंगे तो राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार बीमारी के रोकथाम के नाम पर आगे बीमारी न हो इसके नाम पर सिर्फ खाना पूरी कर रही है। हमने पहले भी कहा था मुजफ्फरपुर से लौटने के बाद भारत के स्वास्थ्य मंत्री और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री भी जो घोषणा कर रहे हैं, उन घोषणाओं के बारे में सिर्फ साफ साफ यह बता दें कि अगले साल मार्च तक सारी घोषणाएं उनकी पूरी हो जाएंगी, तब कम से कम इतना भरोसा होगा बिहार के लोगों को कि अगले वर्ष फिर इस तरह की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक कुछ स्पष्ट उनकी ओर से बात नहीं की जा रही है, जबकि मालूम है आप सब लोगों को पूर्व में भी 4 साल 5 साल पहले ठीक इसी तरह की घोषणा हुई और कागज में घोषणा सिमट कर रह गई। अब इस रवैया के बाद हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं, इस मौत के जिम्मेवार स्वयं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। छोटे छोटे बच्चों की जो मौत हुई है या हो रही है, मौत के जिम्मेदार सिर्फ नीतीश कुमार जी हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि घटनाएं हो रही है, इसके बावजूद उनकी ओर से आज भी कोई ठोस बात नहीं की जा रही है। और न सिर्फ वही बल्कि पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को उन्होंने भगवान भरोसे छोड़ दिया। इनका ही आंकड़ा है सरकार का, उन आंकड़ों के मुताबिक राज्य में जितना अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं या चल रहे हैं, डॉक्टरों के पद उतने ही स्वीकृत नहीं है जितना अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र है। बेगूसराय में शनिवार की शाम एक व्यक्ति की ट्रैक्टर से दबकर मौत हो गई। बेगूसराय में शनिवार की देर शाम दर्दनाक सड़क हादसे में ट्रैक्टर के नीचे दबकर एक मजदूर की मौत हो गई। घटना बछवाड़ा थाना के रुदौली वार्ड नंबर 7 की है। दरअसल शनिवार की शाम रजवाड़ा निवासी रामाश्रय महतो अपने अन्य मजदूर साथियों के साथ ठेकेदार के साथ रुदौली से काम करके वापस अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान ट्रैक्टर चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया और ट्रैक्टर का ढाला गहरे गड्ढे में पलट गया। हादसे में रामाश्रय महतो सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। आनंद फानन में स्थानीय लोगों के द्वारा बनवारीपुर के एक निजी नर्सिंग होम में सबों का इलाज कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने रामाश्रय महतो को मृत घोषित कर दिया। काम खत्म हुआ, मतलब सब लोग वहाँ से काम करके निकल रहा था तो मतलब जिस थोड़ा चढ़ान था, मतलब उसी पे गाड़ी चढ़ गया, ऊपर चढ़ गया तो उसके बाद वहीं से मतलब डाला पलटी कर गया उस पर, मतलब और लेबर था, मतलब और सब तो कूद गया, लेकिन ये फंस गए और मतलब इनका कलेजा मतलब डाला के अथी से चपा गया। उसके बाद चपा गया तो वहाँ 20 आदमी जुटा, उसके बाद उसको उठाए निकाले, उसके बाद हॉस्पिटल ले गए। तो हॉस्पिटल ले गए, बनवारीपुर ले गए तो बनवारीपुर में पानी लगा दिया, हमको लगता है वहीं एक्सपायर कर गया, लेकिन हम बेगूसराय ग्लोकल ले गए, वहाँ पर बाहर में डॉक्टर चेक किया, वहीं पर मतलब ख़त्म हो गए, फिर घर लेके आ गए। घायल मतलब और आदमी हुए, एक का हाथ मतलब हाथ फूला हुआ है,
एक का पैर फूला हुआ है। शनिवार को बेगूसराय में दो पक्षों में मामूली बात पर विवाद हो गया, जिसमें जमकर मारपीट हुई। बेगूसराय में शनिवार की देर रात मामूली विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें दोनों पक्ष के लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल बेगूसराय में चल रहा है। घटना लाखों थाना क्षेत्र के मनियप्पा की है। दरअसल मनियप्पा निवासी कारी सिंह रंजीत सिंह में पुरानी बातों को लेकर पूर्व से विवाद चल रहा था। बीती रात जिस वक्त कारी सिंह अपने घर पर बैठे हुए थे, इसी दौरान रंजीत सिंह अपने सहयोगियों के साथ पहुंचा और गाली गलौज करने लगा। गाली गलौज से आक्रोशित होकर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई और देखते ही देखते मामला हिंसक हो गया। फिलहाल लाखों थाने में दोनों पक्षों ने FIR दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। संजीत कुमार, रंजीत कुमार काहे मारा? ऐसे घर में बैठे हुए थे, उधर से गरम गाड़ी करते हुए आया, बाद में स्टार्ट कर दिया। कौन है वो लोग? वो हमारे पड़ोसी हैं, गोतिया है। बेगूसराय में मामूली बात को लेकर अपराधियों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। शनिवार की देर शाम मामूली विवाद को लेकर बेगूसराय में अपराधियों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज सदर अस्पताल बेगूसराय में चल रहा है। ये घटना भी लाखों थाना क्षेत्र के कोठिया की है। दरअसल कोठिया निवासी रंजीत कुमार जिस वक्त घरेलू सामान खरीदने के लिए कोठिया चौक आया था, इसी दौरान अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। रंजीत कुमार ने बताया कि गाँव के ही मानस कुमार उर्फ चाइनीज उर्फ फाइटर एवं भागवत सिंह ने अपने 3 अन्य साथियों के साथ इस घटना को अंजाम दिया। पीड़ित व्यक्ति ने आरोप लगाया कि वह छिनतई का विरोध कर रहा था। इसी पर अपराधियों ने पिस्टल के बट और लाठी डंडों से उसकी पिटाई कर दी। गाँव में का ग्रामीण है, उधर चौक पर गया सामान खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए वहीं पर पूरा मोटरसाइकिल 6 आदमी था, इसको पैसे से देने में। क्या चीज से मारा? पिस्तौल के बट से मारा। कौन? एक था क्या कहते हैं मानस कुमार चेनी फाइटर और था भगीरथ सिंह, 5-6 आदमी अब क्या पहले भी मारपीट किया था, फाड़ दिया था मेरा कपाल पर, जो 759 केस लगे। बार बार बहुत बदमाश है, 3 बार रहता है सब 5-6 दिन जी भैया निकाल बाइक भी छीना। केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह आज बेगूसराय पहुंचे। बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय पहुंचे, जहां जिला पदाधिकारियों एवं बेगूसराय के SP से मुलाकात की और विधि व्यवस्था की जानकारी ली। खासकर चमकी बुखार से आक्रांत लोगों के विषय में सांसद गिरिराज सिंह ने DM से जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। गिरिराज सिंह ने बताया कि DM के द्वारा अब तक चमकी बुखार से पीड़ित 17 मरीजों के संबंध में बताया गया है, जिसमें 1 की मृत्यु हुई है, 2 अभी इलाजरत हैं, बाकी सभी मरीज स्वस्थ होकर घर वापस जा चुके हैं। गिरिराज सिंह ने बताया कि सदर अस्पताल में मरीजों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है और मरीजों को हर तरह की सुविधाएं मिल रही है। मीडिया के द्वारा जब मौत के आंकड़ों के संबंध में पूछा गया, तब गिरिराज सिंह ने कहा कि वह DM से इस संबंध में बात करेंगे, तब बता सकेंगे। कई विभिन्न मुद्दे लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ, विकास से जुड़ा हुआ और खास करके ये चमकी रोग से जुड़े हुए विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें जिलाधिकारी के द्वारा कि 14 जून से अब तक 17 मरीज आए हैं, अभी मात्र 2 वहाँ एडमिट हैं और सब ठीक होकर के चले गए, 1 की मृत्यु हो गई। और डॉक्टर और जिलाधिकारी आश्वस्त है, वहाँ पूरी व्यवस्था बना डेलिकेटेड रोग के लिए 2-2 वार्ड जिसमें पूरी सुविधा के साथ बना हुआ है, वहाँ डॉक्टर उपस्थित है और जिलाधिकारी के अनुसार कि अब हम उस पर लगभग कंट्रोल कर लिया। ये तो आपने अभी सूचना दी है, मौत तो हो, लेकिन चमकी रोग से हुआ है कि नहीं हुआ है, ये एक जांच का विषय। बच्चे की मौत हुई है? मौत हमें नहीं पता, मौत हुई होगी तभी तो आप बोल रहे हैं, लेकिन चमकी रोग में रजिस्टर्ड नहीं। कांवड़ झील के लिए आपको मालूम है वो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, राज्य सरकार उस पर रिपोर्ट भेजेगी केंद्र को
अगर जिस दिन रिपोर्ट जाएगा, मेरे पास एक कॉपी मैंने मुख्य सचिव को भी कहा है, वन पर्यावरण और जिलाधिकारी को भी कहा है। अगर वो मालूम होगा तो मैं केंद्र में बात करके किसानों की समस्या को निपटाने की पूरी कोशिश करूंगा। एक समय था जब ये मीडिया नहीं था, हम बच्चे थे 60 के दशक, हमारे जन्म के काल में प्लेग रोग आया, तो उस समय प्लेग मौत का कारण बनता, लेकिन आज प्लेग पर कंट्रोल। एक समय था कई रोगों को असाध्य मानते थे, अभी चमकी रोग पर सरकार संवेदनशील है। जो मौत हुई हमारे बच्चों का, ये दुखद है, चाहे एक बेगूसराय में चिन्हित हो या जितना चिन्हित जहां हो, लेकिन सरकार संवेदनशील। सोशल सिक्योरिटी, पूरी दुनिया ने सोशल सिक्योरिटी को अपनाया और ये सच है कि भारत में आजादी के बाद से लेकर के मोदी सरकार के पहले तक मात्र 7% के इर्द गिर्द था, लेस देन 10%, जबकि पूरी दुनिया लगभग सोशल सिक्योरिटी से जुड़ी। मोदी जी ने सोशल सिक्योरिटी गरीबों का अपने हाथ में लिया। 1 रुपया में एक्सीडेंट का, और मैंने तय किया है कि प्रधानमंत्री के सोशल सिक्योरिटी को जिले में पूर्ण रूपेण से जागरूकता के साथ अभियान चलाएं और सभी को इससे जोड़ने की कोशिश करें। आप मीडिया से भी निवेदन होगा कि आप भी इसमें मुझे सहयोग करें। बेगूसराय में मुकदमा उठाने का दबाव डालते हुए अपराधियों ने फायरिंग की। बेगूसराय में मुकदमा उठाने का दबाव बनाने के लिए अपराधियों ने बीती रात एक वार्ड पार्षद के घर जमकर गोलीबारी की। मामला नगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 38 की है। पीड़ित वार्ड पार्षद धर्मेंद्र कुमार ने आरोप लगाया कि पूर्व में एक पंचायती के दौरान मोहल्ले के ही दबंग किस्म के लड़कों ने इनके साथ मारपीट की थी और वह मामला नगर थाने में दर्ज है। वार्ड पार्षद धर्मेंद्र कुमार के अनुसार गांव के ही सज्जन कुमार, राजा कुमार, धर्मेंद्र कुमार नामक युवक जो कि भूमाफिया भी है, इन लोगों के द्वारा पूर्व में भी मारपीट की घटना को अंजाम दिया जाता रहा है। बीती रात मामले को उठाने का दबाव बनाने के लिए आरोपियों ने वार्ड पार्षद के घर पर गोलीबारी की। गनीमत रही कि इस गोलीबारी में कोई घायल नहीं हुआ। रात में हमने 11:30 पौने 12 बजे के लगभग मेरे घर के सामने फायरिंग किया गया। और बोला गया कि तुम पहले वाला केस नहीं हटाएगा तो जान से मार देंगे। वही मेरे गांव का ही है, रंजन कुमार, चंदन कुमार, राजा कुमार, उसका पिता भी था पारसनाथ दास। बहुत भयभीत में है, घर परिवार सब लोग भयभीत में है। वहाँ का माहौल बहुत है। क्या मांग? प्रशासन से गुहार लगाए, प्रशासन दो आदमी को पकड़ कर लाए हैं, राजा कुमार, पारसनाथ दास को। वहाँ पर खोखा भी बरामद हुआ है। वही हम पंचायती करने गए थे, मेरे साथ मारपीट किया था, वही FIR किए थे, वही हटवाने के लिए धमकी दे रहा है, मारपीट करता है, बार बार झूठा केस करता है। शहर ही नहीं, जिले के अंदर जितने भी भूमाफिया हैं, ये भूमाफिया के द्वारा किसी भी जनप्रतिनिधि पर दबिश बनाने के लिए वो किसी के पक्ष, मतलब किसी गरीब के पक्ष में ना बोले, इस तरह की घटना पूरे ज़िले में हो रही है। और भूमाफिया की एक साजिश चल रही है पूरे ज़िला के अंदर, एक दबिश बनाने के निर्दोष और बेसहारा और कमज़ोर आदमियों पर लगातार उसका दबिश बनता हुआ ज़िले में जा रहा है। और उसके जो भूमाफिया के छोटे छोटे गुर्गे हैं जो अपने पोष के रखे हुए हैं, उसके थ्रू छोटे छोटे घटनाओं को शहर से लेके ज़िला में अंजाम दे रहे हैं। और अभी तत्काल रात में हमारे पार्षद पर जो घर के सामने जो गोली चली है, गोली चलने के बाद तुरंत थाना प्रभारी ने जो एक्शन लिया है, उसके लिए थाना प्रभारी को हम धन्यवाद देते हैं। और ऐसे भूमाफियाओं पर ज़रूर दबिश बननी चाहिए। लगातार विगत कई दिनों से हम देख रहे हैं कि धर्मेंद्र कुमार जी जो हमारे माननीय पार्षद हैं, उनको और उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। और इसलिए आज हम खुद थाना प्रभारी महोदय से इस मामले में बात किया है और यही कहा है कि उसकी जांच करके जो ठोस से ठोस कार्रवाई हो
वो एकदम सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मुजफ्फरपुर के कटरा थाना क्षेत्र के बुधकारा गांव की एक लड़की पिछले एक सप्ताह से लापता है। परिजनों ने मामला दर्ज कराया, लेकिन पुलिस अभी तक इसको खोज पाने में असफल साबित हो रही है। लड़की के पिता राजेश कुमार ने एक आवेदन देकर पुलिस में गुहार लगाई है कि पिछले 16 तारीख की सुबह 6:10 पर उनकी बेटी सुरुचि कुमारी रोज की तरह कोचिंग जाने के लिए घर से निकली। 9 बजे तक जब वो वापस नहीं आई तो चिंता होने लगी। कोचिंग सेंटर पर जाकर पता लगाया तो जानकारी मिली कि वह आज वहां पढ़ने नहीं पहुंची। फिर राजेश कुमार ने अपने गांव के ही एक गौतम कुमार सिंह के मोबाइल फोन की दुकान पर सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो उसमें देखा गया जो 6:25 पर वो ऑटो में बैठती हुई दिखाई दे रही है। वह स्थान कोचिंग सेंटर से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर है, जो सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत है। इस दौरान राजेश कुमार ने 2 मोबाइल नंबर भी दिया है और आरोप लगाया जो ये मोबाइल नंबर शायद इस लड़की के गुमशुदगी का कारण हो सकता है। हमारी लड़की सुरुचि कुमारी है जो 16 जून को दिन रविवार कोचिंग पढ़ने के लिए घर से 6:30 बजे निकली, लेकिन वापसी समय 9 बजे तक अपने घर पर ना पहुंच पाई। उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी छानबीन किया और छानबीन करने के बाद भी जब इसका पता न चला तो हम अगले दिन प्रातः 17 तारीख को इसका आवेदन थाना में दर्ज करवाया। आज थाने में दर्ज करवाए हुए भी 4-5 रोज तकरीबन हो गया, लेकिन आज तक इसका कोई हमें सुराग नहीं मिल पाया है कि हम इसका पता लगा सके या हमें पता चल पाया है। फिर यदि आप लोगों से नम्र निवेदन है कि यदि किसी भी भाई सज्जनों को इस बच्ची का तस्वीर से यदि कहीं मिल जाए तो मेरा मोबाइल नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर नीचे लिखा हुआ है और पता इस पर कृपया हमें कॉन्टैक्ट करें। हाँ, हमारी लड़की 16 तारीख गई, अभी तक वापस नहीं आई है। बिहार में बढ़ते अपराध और अपराधियों के मनोबल के बीच बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने जनता से कुछ अपील की है। क्या है ये अपील, आप खुद देख लें। मैं यहाँ की जो जनता है, जो नौजवान है, उनसे अपील करता हूं कि अपराधी किसी जात का नहीं होता, किसी मजहब का नहीं होता। आप अगर अपराधी को जात के नाम पर, पार्टी के नाम पर, दल के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर अगर संरक्षण देते हैं तो अपराध अकेले हम नहीं रोक सकते। अपराधियों को जिस दिन सामाजिक संरक्षण मिलना बंद हो जाएगा उस दिन अपराध रुक जाएगा। तो जात का हो या आपके मजहब का हो या आपके दल का हो, अपराधी का किसी प्रकार सहयोग नहीं करें। और बिहार के नौजवानों से, आम जनता से, सारे लोगों से, अमन पसंद लोगों से मैं ये प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़ करके कि आप पुलिस, आपको मालूम है कौन अपराधी है आपके गांव में, आपके शहर में, आपके गली में, आपके मोहल्ले में, कौन लूट करता है, कौन डकैती करता है, कौन जुआ खिलाता है, कौन लॉटरी खिलाता है, कौन शराब बेचता है, बेचवाता है, कौन माफिया है, कौन क्रिमिनल है, सब जानते हैं। आप डर से पुलिस को बताना नहीं चाहते, मेरा नाम खुल जाएगा, मेरी हत्या हो जाएगी, मेरे ऊपर अपराधी आक्रमण कर सकते हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, डीजी सेल का एक नंबर देता हूं, आप लिख करके रखिए। पटना का कोड है 0612 और एक नंबर देता हूं 2294-178 2294-178। कोई भी गोपनीय सूचना किसी अपराधी के बारे में आप देना चाहते हैं, आप इस नंबर पर दे सकते हैं, अपना कॉन्टेक्ट नंबर छोड़ सकते हैं। जरूरत होगी तो आपसे संपर्क किया जाएगा। दुर्भावना से मत कोई सूचना दीजिए, दुश्मन को फंसाने के लिए कोई सूचना मत दीजिए। सही में जो अपराधी हैं उनके बारे में जानकारी दीजिए, पक्का कार्रवाई होगी। कार्रवाई में थोड़ा समय लग सकता है, धीरज बनाए रखिए, लेकिन कार्रवाई होगी। और अगर अपराधियों के बारे में गोपनीय सूचना देना है, व्हाट्सएप पर कोई मैसेज देना है, तो आप एक नंबर देता हूं जो मेरा नंबर है 9431602301। फिर रिपीट करता हूं 9431602301। इस नंबर पर बेफिक्र होकर के, निश्चिंत होकर के पूरी गोपनीयता आपकी बनी रहेगी। आप कोई भी सूचना दीजिए, कहां कौन हथियार रखा है, कहां कौन दारू रखा है, कहां कौन डाकू छुपा हुआ है, कहां कौन चोर छुपा हुआ है, कहां डकैती हुई उसमें कौन अपराधी शामिल थे, कहां, जो भी सूचना देना है इस नंबर पर दीजिएगा। ये डीजीपी बिहार का पर्सनल नंबर है। इस नंबर पर कोई भी दी हुई सूचना पूरी तरह से गोपनीय रहेगी, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं।
और आप सूचना देकर हमारा सहयोग कर सकते हैं बिहार के लोगों से, खास करके बिहार के नौजवानों से। हर एक जिला से हजारों की संख्या में नौजवान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको चुनौती देता हूं कि अगर ये बिहार को एक पवित्र भूमि है और इसकी पवित्रता को बनाए रखना है। तो ये थे बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, जो कि इस अपील में लोगों से कह रहे हैं जो वो अपराधियों और अपराध के खिलाफ खुलकर सामने आए, या वो मोबाइल और फोन नंबर के माध्यम से इसकी सूचना पुलिस को दे सकते हैं। उनका नाम गुप्त रखा जाएगा, उनके ऊपर कोई खतरा नहीं आएगा। लेकिन डीजीपी साहब, बिहार के ही एक इंजीनियर ने प्रधानमंत्री कार्यालय को एक बार एक सूचना दी थी जिसकी कीमत उनको जान देकर चुकानी पड़ी थी। क्या आप बिहार की जनता को इसके लिए आश्वस्त कर पाएंगे जो ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी? SCS न्यूज के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।